नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हम लोग योगानुकूल लिटरेचर फेस्टिवल मना रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कृपया करके म्यूट कर लीजिए। जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं अभी आप लोगों को लिंक करती हूँ क्योंकि मेरी आवाज 2 बार सुनाई दे रही है, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने अपने से। जी, तो हम लोग योगानुकुंज लिटरेचर फेस्टिवल मना रहे हैं और योगानुकुंज वार्षिकोत्सव हमारा 10-12 दिन का मनाया जाएगा क्योंकि हमारा स्थापना दिवस 19 जनवरी होता है। तो ये दूसरा साल है जब हम ये योगानुकुंज लिटरेचर फेस्टिवल मना रहे हैं और 11 तारीख से इस सुंदर वार्षिकोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। हम लोग बहुत विविधता वाले कार्यक्रम आप लोगों के सामने ला रहे हैं और आज हम रंगमंच के बारे में बात करने आ रहे हैं। तो रंगमंच की क्या प्रासंगिकता है, क्या चुनौतियां हैं, बात करना बहुत जरूरी है। और ये पहली बार योगानुकुंज के मंच पे इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं भूपेंद्र टीकू जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन करा रहे हैं। तो भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास हुआ। यथा समय भरत मुनि जी ने इसको शास्त्रीय रूप दिया। तो ये थोड़ा सा छोटा सा परिचय दिया मैंने और इसके बाद बहुत हमारे अतिथिगण मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनको ले रहे हैं मंच पर, जिनका परिचय भूपेंद्र टीकू जी आप लोगों के साथ कराएंगे। तो मैं उन सबका स्वागत कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नमस्कार डॉक्टर सुवर्ण रावत जी, योगेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर उपेंद्र रैना जी और भूपेंद्र जी। तो मैं और ज्यादा विलंब ना करती हूँ, भूपेंद्र जी जो कि आज इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनको माइक देती हूँ। भूपेंद्र जी आप शुरू करें, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप अगर म्यूट कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि आवाज गूंज रही है। जी धन्यवाद। आज हम युगानुगुंज के वार्षिक उत्सव का तीसरा दिन यहाँ प्रस्तुत हैं, हाजिर हैं आप सब श्रोताओं के सामने। और मुझे हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आज एक नया विषय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन एक बिल्कुल ही जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की है, उस विषय के बारे में आज हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे। और वो है रंगमंच का आज का जो स्वरूप है। आज का स्वरूप, खैर निवेदिता जी ने पहले इसका जो ऐतिहासिक जो वर्णन किया वो तो आप सब जानते ही होंगे। और आज हम ये यहाँ पे ये इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आज का जो रंगमंच का स्वरूप है, रूप है, उसमें क्या रंगमंच के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या उनकी प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है, और चुनौतियां जो हैं खासकर वो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे पश्चिमी देशों में थिएटर का बहुत बड़ा रोल रहा है और आगे पहले भी रहा है और आज भी रहा है। रेलेवेंस जो रही है उनकी सामाजिक बहुत रेलेवेंस रही है और उनके जो हैं फोकलोर को वो आगे बढ़ाने का, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है रंगमंच। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। बड़े बड़े लेखक, प्ले राइट्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और आर्टिस्ट ने इनमें जान फूंक दी है, उसके चार चांद लगा दिए रंगमंच के होराइजन पर, रंगमंच के आकाश में। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है बहुत अनफॉर्चुनेटली कि उसमें थोड़ा सा कुछ शहरों को छोड़ करके, मेट्रो सिटीज को छोड़ करके बाकी जो विस्तार है उसका वो कहीं पे छुप रहा है या इतना पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि रंगमंच के आज के स्वरूप के सामने बहुत चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या हैं, क्या कारण है, इसके लिए हमने आज हमारे विशेष अतिथि हैं हमारे साथ मौजूद हैं और उनका सबका जुड़ाव जो है रंगमंच से किसी न किसी तरीके से बहुत सालों से रहा है, बहुत दशकों से रहा है। उन्होंने काम भी किया है अलग अलग परिधियों में। और
उनका योगदान भी रहा है रंगमंच के प्रति। तो ये कारण जानने के लिए हम आज अपनी पैनल से आपको सबसे पहले श्रोताओं मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर स्वर्ण रावत जी से। डॉक्टर स्वर्ण रावत जी हमारे साथ पास मौजूद हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में स्नातक करके और फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में भी इनका इन्होंने एप्रिसिएशन कोर्स किया है। और ये इनका एक शिक्षा जो नाटकीय शिक्षा में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर मैं इनका परिचय पूरा पढ़ने जाऊं तो मुझे लगता है कि काफी समय निकल जाएगा, लेकिन ये बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है कि इनका जो जुड़ाव रहा है ज्यादातर लेखक के नाते भी और एक शिक्षक के नाते भी थिएटर में बहुत ज्यादा रहा है और उन्होंने बहुत काम किया है और इनके नाम काफी अवार्ड्स भी हैं। तो ये हैं डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब। और उसके बाद हम मिलवाते हैं आपसे आज के हमारे दूसरे अतिथि डॉक्टर योगेश त्रिपाठी जी, जो मेरे ख्याल से हमारे साथ हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं। कुछ उनके वीडियो में शायद कुछ योगेश त्रिपाठी जी, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप प्लीज कुछ कहिए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। तो योगेश त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, लेकिन अभी शायद उनका कनेक्शन शायद कट गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब, जो है तो वैसे इनका भी परिचय बहुत बड़ा, लेकिन नमस्कार करता हूं आपको। लेकिन यहाँ पे जो हमको जो रेलेवेंट चीज लग रही है वो ये है कि इनका जो वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं और मीडिया कर्मी हैं, आकाशवाणी निदेशालय से ये रिटायर होके अपना सेवा निवृत्त हुए हैं और स्वतंत्र लेखन करते हैं और काफी काम इन्होंने रंगमंच के लिए किया है। योगेश जी शायद नहीं है हमारे साथ। मैंने उनको फ़ोन किया है, उनका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो जुड़ने की कोशिश नेटवर्क कर रहे हैं। जी, जी। जब वो जुड़ेंगे तो हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। खैर, मैं पहले ज्यादा विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा। रावत साहब, आपको पता है आज की दशा और दिशा जो जो है आज के रंगमंच की, थिएटर की, वो उसमें क्या आपको लग रहा है, क्या कारण है जो इसका विस्तार इस तरह से नहीं हो पाया, एक इंडस्ट्री नहीं बन पाया रंगमंच थिएटर, जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या जिस तरह से दूसरी कोई एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया और इसका पूरे देश का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया। तो इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब? माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। अ, हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? अब आ रही है आवाज़? जी, जी। तो आपने सही फरमाया भूपेंद्र जी कि महानगरों में हमारे तमाम सुविधाएँ होती हैं, ख़ास तौर से जो तकनीकी शिल्प वाली जो बात है, चाहे वो एक्रोस्टिक प्रॉब्लम को लेकर है, ऑडिटोरियम्स हैं, लेकिन हमारे दूर-दराज के गाँव में, रूरल एरियाज़ में वो सारी सुविधाएँ ना होने से जिस रफ्तार से रंगमंच को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह एक प्रशासन की उदासीनता भी है। अगर हमारे जो आम लोग हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं, तो उनको जो सहयोग जिस स्तर का मिलना चाहिए, उस तरह का वहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये कारण है इसका और दूसरा मुझे लगता है कि लेखक, निर्देशक और अभिनेता, ये तीनों के तीनों जो एक अलग-अलग तरीके से कोलैबोरेटिव जो काम होना चाहिए, एक सामूहिक टीम के रूप में, वो भी कहीं न कहीं लैग कर रहा है। आजकल ज़्यादा करके जैसे कि आपने खुद अभी बताया कि वो एक थ्रेशोल्ड बन गया, एक दहलीज बन गया है रंगमंच और उसके बाद सब लोग जो है वो एक स्क्रीन की तरफ, चाहे वो छोटा स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है या आजकल वेब सीरीज़ का दौर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसके आगे हम डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब से और चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर रैना साहब, आपने 70 के दशक में रंगमंच पे थिएटर पे बहुत काम किया, मैं जानता हूँ। उसके बारे में आपने काफ़ी नाटक लिखे, उनका मंचन करवाया, आपने डायरेक्ट किए, एक्ट भी किया। उसके बाद आप इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है आपने कि कैसे, मतलब क्या दिक्कतें आती हैं एक रंगकर्मी के लिए, उस विधा को आगे बढ़ाना। एक तो मुझे पता ही है, जो हम सब जानते हैं, एक तो आर्थिक परेशानी है, रहती ही रहती है कि भई उसमें कुछ, अगर वो घर पे ना ले जाए और कुछ रोटी-पानी का जुगाड़ ना हो, तो फिर तो कोई समस्या हल नहीं होगी, समस्या तो वही रहेगी। तो जी। वो तो है एक। तो उसके अलावा आप क्या, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में। लेकिन मैं इसमें ये भी देखा गया है कि जैसे यात्रा है, बंगाल में जो होता था, उड़ीसा में यात्रा, वो खुले मंच में होता था। हमारी रामलीलाएँ भी खुले मंच में होती थी। और नुक्कड़ नाटक जो बाद में एक वो आया, उनपे भी ज़्यादा खर्चा-वर्चा की ज़रूरत होती नहीं थी। लेकिन फिर भी एक प्रोफ़ेशनल थिएटर में कहीं न कहीं जो है वो, कहीं न कहीं इस पे चोट लगी है, जो हम आज भी महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी से मैं चाहूँगा कि इस पे कुछ रोशनी डालें, इस एस्पेक्ट पे। जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए माइक। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। सबसे पहले मैं युगान गूंज के इस मंच को धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत ही अ, अच्छे विषय पर आपने आज ये बहस रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि आपने जो ज़िक्र किया था अभी कि 1970 के दौरान मैंने रंगमंच के साथ कई नाटक उस पर प्रस्तुत किए हैं। मैं इन्वॉल्व रहा रंगमंच के साथ, वो भी कश्मीर में, श्रीनगर में। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने ये हैं। देखिए, हम भारत जैसे देश में रंगमंच को एक मूवमेंट की तरह नहीं बना पाए। हुँ, रंगमंच को एक जिस तरह से सिनेमा हमारे जीवन में बिल्कुल जुड़ गया है, हमें सिनेमा ऐसे लग रहा है कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है कि इसके बगैर हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, तो हम घर से निकलते थे स्कूल, और कोई फ़िल्म लगी होती थी तो सिनेमा जाते थे। इतना जोश होता था सिनेमा, अब इंतज़ार करते रहते थे कि कौन-सी फ़िल्म आने वाली है, किस टॉकी में आने वाली है, और उसका टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी मानसिकता में, आपके जीवन में, आपकी जीवन प्रणाली में सिनेमा पूरी पूरी अपनी जगह बना चुका था। लेकिन कारण क्या है कि रंगमंच इस तरह से उभर के नहीं आया? कई चुनौतियाँ हैं हमारे सामने इसकी। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रंगमंच के लिए जो आप देखिए, रंगमंच केवल मंच नहीं होता है, केवल स्टेज नहीं होता है। रंगमंच के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। सबसे पहले नाटककार हैं, अभिनेता लोग हैं, उसके बाद आपके जो अन्य संसाधन हैं, वो सब जुड़े हैं इसके साथ। जब तक कि अब मतलब इट्स एक एक पैकेज है ये पूरा। जब तक कि आपके पास सब सुविधाएं इसके लिए उपलब्ध नहीं है, तब तक आप एक अच्छे रंगमंच की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। अब आपने मान लीजिए आपके पास हॉल है, रंगमंच है, आपके पास पैसा है, आपके पास किरदार हैं, आपके पास अभिनेता हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आती है, वो है दर्शक है, जो हमारी ऑडियंस है। क्योंकि हम वो सोशल अवेयरनेस इंडिया में नहीं पैदा कर सकते हैं
कि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं रंगमंच के लिए, अपना नाटक बनाने में पैसा भी खर्च करते हैं आप अपनी जेब में, आप समय भी इतना देते हैं रंगमंच के लिए, बहुत कुछ करते हैं और महीनों आप रिहर्सल करके इसको तैयार, उसके बाद फिर अगर आप फ्री में कार्ड देंगे, इनविटेशन कार्ड छापेंगे, घर घर जाकर आपको हर एक को व्यक्तिगत रूप में जाकर कहना पड़ता है भैया हमारा नाटक है, इसके लिए आए। ये चीजें हमने, ये सब परिस्थितियां हमने कश्मीर में जब 1970 के बाद जो आपने छेड़ी बहुत फेस की है, हमारे सामने ये समस्याएं आई हैं। कितना भी आप करिए, कितनी भी मेहनत आप करिए, कितना भी श्रम आप करिए, कितना भी पैसा आप अपनी जेब में से खर्च करिए, क्योंकि सरकार तो देने को तैयार नहीं है पैसा आपको। अन्यथा अगर कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय या गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, किसी प्रशासन की तरफ से अगर इसकी व्यवस्था की गई है जिसके लिए वो आपको पैसा देंगे। अन्यथा अगर आप रंगमंच को अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ अपनी जेब में से या आपस में कंट्रीब्यूट करके करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको ऑडियंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इनविटेशन कार्ड पर भी लोग नहीं आते हैं। कारण क्या है? इसके बहुत जेनेसिस में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम रंगमंच को जीवन का एक प्रमुख अंग अपने देश में नहीं बना पाए। उसके कई कारण हैं, उन कारणों पर हम जाएंगे। अब योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो योगेश जी भी इसको बहुत शिद्दत से इस बात को उठा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि योगेश जी जब कोई नाटक लिखते हैं, नाटक बहुत मेहनत के साथ लिखते हैं मंच के लिए, और ये इनको ये आशा रहती है कि जो मेरा नाटक है ये रंगमंच पर जब प्रस्तुत होगा तो पूरा रंगमंच, जो ऑडिटोरियम है, पूरा हॉल भरा होना चाहिए। लेकिन जब तक कि उस तरह के लोग, उस तरह के दर्शक, उस तरह के श्रोता आपको नहीं मिल पाएंगे, तब तक देखिए सिनेमा चाहे हॉल में 10 लोग बैठे हैं या 1000 लोग बैठे हैं, वो मैटर नहीं करता है, वो तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन रंगमंच पर व्यक्तिगत रूप से अभिनेता, किरदार लोग सामने होते हैं, जो आई टू आई, और आपके आपस में कांटेक्ट रहता है, संपर्क रहता है ऑडियंस के साथ। जितनी ऑडियंस अच्छी होगी उतने किरदार भी उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, और एक अच्छे नाटक की, एक अच्छे रंगमंच की आप परिकल्पना कर सकते हैं। डिस्कशन, बातचीत जारी रहेगी। अब डॉक्टर साहब भी, योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। जी, मैं उनको लेता हूँ। पहले मैं अभी उनको मैं स्वागत करता हूँ योगेश जी का। पहले मैं आपकी जो डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना जी ने जो कहा उसको मैं एक समराइज करता हूँ कि इन्होंने, जैसे डॉक्टर स्वर्ण रावत जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है गांव देहात में, और उसकी पूर्ति जब तक नहीं होगी तो एक प्रोफेशनल तरीके से थिएटर हो नहीं सकता। दूसरा, डॉक्टर रैना साहब ने कहा कि ये जो इसमें जो सपोर्ट बेस है, जो खासकर ऑडियंस से सपोर्ट आता है, जो इमीडिएट कनेक्ट होता है ऑडियंस से, वो नहीं हो पा रहा है। हम हमारे ऑडियंस को नहीं ला पा रहे हैं थिएटर्स में, और उसके कारण ये जो है वो सफर कर रहा है। हमारा जो रंगमंच का आज की जो परिस्थिति है वो बहुत, अगर मैं कहूँ दयनीय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं योगेश त्रिपाठी जी से मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि बीच में कनेक्शन कट गया था, और उनको भी लेना चाहूंगा। जी, योगेश जी आप म्यूट कर दीजिए, मैं आपको लेता हूँ। हाँ, क्योंकि आवाज एको हो रही है। जी, धन्यवाद योगेश जी। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो तीसरे अतिथि हैं योगेश त्रिपाठी साहब, वो रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश रीवा से। और इनका अगर परिचय में पढ़ने जाऊं पूरा तो उसमें प्रोग्राम का काफी समय निकल जाएगा। ये बहुत ही बहुत मंजे हुए, और इनको पुरस्कार भी बहुत मिले, मंजे हुए लेखक हैं और प्ले राइट हैं। मैं इनके बारे में इतना बता दूं, और बाकी जो इनके पुरस्कार वगैरह मिले हैं, किताबें भी इन्होंने, पुस्तकें भी बहुत इनकी छपी हुई, कुछ 7-8 पुस्तकें छपी हुई हैं, और इनको पुरस्कार भी मिले हैं। ये जुड़े हुए हैं रंगमंच के, खासकर लेखन की कला से। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ योगेश जी कि कई बार हमने भी कोई बात की है कई जगह पे, तो जो रैना साहब ने कहा और रावत जी ने कहा, वो तो बातें ही हैं।
कई बार ऐसे भी सुनने को मिला है कि जी प्लेराइट्स कम हो गए हैं, थिएटर लिखने वाले कम हो गए हैं और वो चीज़ उसमें वो रोचकता नहीं रही है, वो कंटेंट जो है वो जो पहले होता था, वो नहीं रहा है। तो ये किस हद तक आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं या सहमत हैं? या और कोई आपको प्रॉब्लम लगती है जो आजकल के थिएटर में थिएटर की जो उसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो होना चाहिए था वो नहीं है? इसके बारे में आप बताइए। जी, योगेश जी। धन्यवाद भूपेन जी। क्षमा चाहता हूं कि वाईफाई ने धोखा दिया और वाईफाई से इस समय मेरा ये कनेक्शन नहीं जुड़ा है, बल्कि मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है। और वाईफाई है, फिर भी पता नहीं वो स्ट्रांग उसके सिग्नल्स नहीं है शायद। अभी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो गई और खेद है कि मैं उसमें जुड़ नहीं पाया। फिर भी जो आपने प्रश्न किया कि ये जो रंगमंच के सामने नए नए प्लेज की कमी है या और क्या समस्याएं हैं जिनके कारण दर्शकों में इजाफा नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ बातें अपने अनुभव से बताऊंगा आपको। मैंने ये देखा है कि कोई भी निर्देशक हो वो नया नाटक चाहता है करने के लिए। अगर किसी दूसरे निर्देशक ने वो नाटक उस शहर में कर लिया है तो वो उससे बचना चाहता है। और बचना क्यों चाहता है, वो दो कारण है। एक तो ये कि कोई ये ना समझ ले कि उसके कंपटीशन में ये कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए ये कर रहा है वही नाटक। और दूसरा ये कि उसको कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं उससे बेहतर कर पाऊंगा, तो मैं उस कंपटीशन में क्यों उतरूं। इसलिए वो ताजा तरीन नाटक वो चाहते हैं। तो ऐसे तो हमेशा नया नाटक तो सबको मिल नहीं पाएगा। और तो वो जो उनकी पसंद होती है वो उस तरह का नाटक लेते हैं। अब मैं अपने शहर, छोटे शहर रीवा जैसे शहर की मैं बात करूंगा, जहां बहुत मुश्किल से 100-150 नाटक देखने वाले उपलब्ध होते हैं, वो भी निवेदन करने पे, मतलब निजी तौर पर बुलाने पर ऐसा होता है। और टिकट की तो खैर प्रथा ही नहीं है। टिकट की प्रथा नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो जाहिर है कि जो उसमें इन्वॉल्व हैं, कलाकार इन्वॉल्व हैं, उनके घर वाले, उनके मित्र, दोस्त, यही लोग आते हैं, तो वो नाटक देखते हैं। लेकिन जिसमें वो फिर रिपीट नहीं होते वो दर्शक, वो किसी और का नाटक देखने के लिए वो नहीं आते, क्योंकि फिर वो दूसरे दर्शक आते हैं, अगले निर्देशक के मित्र, दोस्त वगैरह। तो एक अच्छा खासा दर्शक वर्ग नहीं तैयार हो पाया हमारे छोटे इस शहर में भी। और कभी कोशिश की भी गई तो वो उसमें कुछ व्यवधान इस तरह से भी आते हैं कि हम कभी बहुत अति प्रयोगवादी नाटक खेल देते हैं। अति प्रयोग ने हिंदी थिएटर का बड़ा नुकसान किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दर्शक तो वहाँ अपनी व्यथा, अपने को महसूस करना चाहता है कि मैं भी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ मंच पर। हमारी जो दिक्कतें हैं वो भी वहाँ दिख रही हैं, लेकिन वो इतने प्रयोगात्मक ढंग से वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं कि वो उससे दर्शक जुड़ नहीं पाते हैं। तीसरी चीज, जो दर्शकों का एक अनुशासन है। दर्शक भी थिएटर का एक अंग है। दर्शक एक प्रमुख अंग है वो। तो दर्शक डिसिप्लिन्ड नहीं है। और कभी कभी तो हमारे कलाकार भी चाहते हैं कि ताली मिले, ताली मिले, ताली मिले। और तालियां अगर नहीं बजी हैं तो वो कुछ कलाकार और सामान्य प्रेक्षक ये मानते हैं कि लगता है नाटक अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, और तालियां कर देती हैं उस असर को डाइल्यूट। जो असर किसी नाटक को देखने पर जो सामने आना चाहिए, जो रहना चाहिए दर्शक के मन पर, उसका डाइल्यूशन हो जाता है। जब हम ताली बजा देते हैं तो मतलब ये कि हमने स्वीकार कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, बस वो अंदर हृदय तक नहीं जा पाता है।
तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाया है, और प्रोफेशनल सब बनना चाह रहे हैं, थिएटर से पैसा सब कमाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ नहीं रही है। किसी को 10 रुपए के मूल्य पर भी किसी को हम थिएटर हॉल पे बुलाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में कैसे प्रोफेशनल बन पाएगा हमारा थिएटर? और ये हिंदी बेल्ट में ज़्यादा है ये प्रॉब्लम, और मैं सोचता हूँ कि मराठी में और बांग्ला में जो थिएटर होता है वो कहीं ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं के नज़दीक है। वहाँ उनको अपने घर परिवार का अक्स सामने नज़र आता है और वो उससे जुड़ जाते हैं और देखने जाते हैं, वो भी टिकट लेकर देखने जाते हैं। और बहुत सारे कलाकारों के परिवार उस पे पल रहे हैं, जबकि अपने यहाँ जो परिवार पल रहे हैं वो गवर्नमेंट एड्स पे पढ़ रहे हैं, वो सरकारी सहायता पे पढ़ रहे हैं, पल रहे जी हैं जी वो परिवार। जी तो ये कब तक चलेगा? और इसमें कोई क्वालिटी का कोई परीक्षण तो है नहीं कहीं भी। गवर्नमेंट पैसा दे देती है, आप नाटक करो, और नाटक कर देते हैं, जी जी और आपने बहुत सही नाटक हो जाता है। जी जी। जी तो जी त्रिपाठी जी 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 आप कुछ और कहना चाहें तो प्लीज कहें। नहीं, अभी इस विषय पे आप आगे आप बढ़ाएं। जी मैं आपका दूसरे राउंड में फिर से आपसे बात करेंगे। जी अभी जी फिलहाल आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि एको आवाज वापस। बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा दर्शक श्रोता आपने सुना कि योगेश जी प्लीज, हाँ क्योंकि मेरी आवाज मुझे वापस मिल रही है, तो म्यूट करके अगर हम रखेंगे जितनी देर एक हम में से कोई बोलता है दूसरे बाकी सब म्यूट कर लें तो आवाज एको नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं ने सुन लिया होगा तीनों हमारे पैनलिस्ट के व्यूज। पूरा योगेश त्रिपाठी जी ने जो बोला उसमें मैं आगे बात करना चाहूंगा। जो इन्होंने बोला कि अति प्रयोगात्मक विषय पे खासकर हिंदी जो नाटककार हैं वो जब नाटक खेला जाता है, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जैसे डॉक्टर रैना साहब ने भी ये बोला कि दर्शक तो आते नहीं हैं, दर्शकों की समस्या तो है ही है, जो अपने परिवार के लोग हैं वही आते हैं। और लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला कि बंगला थिएटर और मराठी थिएटर वहां पे काफी वाइब्रेंस है, आज की डेट में भी है, जो सही है, हमको भी दिखने में मिली है। और अब देखिए मैं डॉक्टर स्वर्ण रावत के पास जाना चाहूंगा फिर, क्योंकि वो फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। तो थिएटर बनाम फिल्में, अगर हम ये देखें तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई 350-400 फिल्में हर साल बनती हैं, ये हम सब जानते हैं। उसमें से दर्शक जो फुल हाउस या फुल आप कह लीजिए तो 500 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस है, चंद एक फिल्में करती हैं। ऐसा नहीं होता कि फिल्म के हॉल भरे होते हैं और फिल्मों में दर्शक अपने आप आ जाते हैं, नहीं। आपने भी देखा होगा और हमारे श्रोताओं को भी पता है कि ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहती है। हमारी अक्सरियत जो फिल्मों की है वो फ्लॉप रहती है, दर्शक नहीं इनको रिजेक्ट कर देता है। तो लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, उसमें आर्थिक व्यवस्था भी है, उसमें प्रोफेशनल व्यवस्था भी है, और उसमें जो है दर्शन वगैरह वगैरह जो भी होना चाहिए एक कला क्षेत्र का, वो उसमें उसका रिफ्लेक्शन आता है, तभी वो खड़ा है इतने सालों से सिनेमा। उसमें भी पैरेलल सिनेमा आया, उसमें भी प्रयोगात्मकता आई, वो पैरेलल सिनेमा भी चलता रहा। कुछ लोग देखने गए, कुछ लोग ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो चलता रहा। तो डॉक्टर स्वर्ण रावत जी से मैं ये मतलब इस बारे में बात करना चाहूंगा कि सिर्फ ये कह देना कि ऑडियंस नहीं आती है, क्या ये समस्या का समाधान है, या कहीं ना कहीं हमें वो जो इन्होंने योगेश त्रिपाठी जी ने कही थी बात कि गवर्नमेंट एड, और गवर्नमेंट एड में जो गवर्नमेंट एड पे पला हुआ जो
थिएटर है वो अपनी टांगों पे कब खड़ा होगा? जब तक उसको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप या कॉर्पोरेट हेल्प नहीं मिलेगी, आर्थिक उसको आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, क्या तब तक ये हो सकता है? और अगर ये होगा तो इसमें क्या करना चाहिए? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और किन लोगों के पास कैसे जाया जाए ताकि कल को हम ऑडियंस इंटरेक्शन जो है वो बड़े इसमें, क्योंकि हमारा जो रंग मंच है उसमें काफी ऐसा नहीं है कि उसमें किसी चीज की कमी है, ना एक्टरों की कमी है, आप सब जानते ही हैं, ना लेखकों की कमी है और ना और आर्टिस्टों की जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, प्रॉप्स बनाते हैं, दूसरी म्यूजिशियंस हैं, किसी की कमी नहीं है। तो डॉक्टर सोहन रावत साहब, आप इसके बारे में कुछ और अगर रोशनी डालना चाहे, फिल्में बनाम थिएटर, और जो इन्होंने कहा, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आता है देखने के लिए, चाहे वो फिल्म देखने आए, चाहे वो नाटक देखने आए, उसको दो चीजें चाहिए, या तो उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए या उसको फैंटेसी चाहिए, या उसको अपना आप उसमें दिखे या बिल्कुल वो परियों की कहानियां हो। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट है हमारे इस जो समस्या, जो चुनौती है आज के रंगमंच पे? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर सोहन रावत साहब। थैंक यू भूपेंद्र जी। मैं अपने अनुभव की बात आपको बता सकता हूँ। जैसा कि योगेश त्रिपाठी जी ने बोला कि कभी कभार क्या होता है कि वो किसी प्ले राइट का वेल एस्टेब्लिश प्ले इसलिए नहीं करता है कि वो तुलना हो जाती है। अगर वही प्ले अब्राहम अलकाजी ने किया है, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है रंगमंच का, या किसी और हबीब तनवीर ने किया, या जो भी ऐसे लोग हैं मौजूदा भी हैं, ये मैं उनके नाम ले रहा हूँ जो हमारे बीच नहीं है, तो क्या होता है कि वो तुलनात्मक उससे बचने के लिए वो एक ऐसी जोन में जाता है कि नहीं, एक एक ऐसी क्रिएटिविटी हो, एक ऐसा इनोवेशन हो जो दूर दूर तक तुलना उसके ना हो, कि चाहे वो वर्स्ट हो चाहे वो बेस्ट हो। जैसा मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा अपना जो एक थिएटर ग्रुप है कला दर्पण, 3 दशक से ज़्यादा उत्तराखंड में है और 2.5 दशक यहाँ राजधानी में हो गया है। तो मेरा तो बेसिकली ज़्यादा करके कोई घटना ऐसी घट जाए या कोई कहानी, जैसे आपके हंस क्रिश्चियन एंडरसन की जो द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स है, या उनका द नाइटिंगेल है, या आप टैगोर की छुट्टी है, या फिर हम रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला है, यू नो, पढ़ाते पढ़ते हुए लगा कि नहीं, इसमें कुछ हो सकता है इस तरह का, वो मुझे ज़्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव लगता है। या अभी रिसेंटली हमने द सागा ऑफ द माउंटेन गर्ल, ये हरिसुमन बिष्ट जी का किया था रंगीन परछाई के नाम से। अब बात आपने जो कॉमर्शियल सिनेमा की या पैरेलल आर्ट सिनेमा की, कई ऐसे शख्सियत हैं जिनका वजूद रंगमंच में भी है और कहीं ना कहीं फिल्मों भी है। अगर कल के दिन नसरुद्दीन शाह मॉटले ग्रुप लेकर मुंबई से आता है और वो समुल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो करता है और उसमें खुद वो एक्ट करते हैं, या अंधा यू करते हैं जिसमें अश्वत्थामा का रोल करते हैं, तो उनको देखने का जो क्रेज ऑडियंस के बीच में होता है वो अलग होता है। वो पहले से ही बुकिंग और की कहना चाहिए कि एक उनका पांव रंगमंच में और एक कहीं ना कहीं एक सेलेक्टिव सिनेमा में है। वो अलग बात है कि कभी कभार इस तरह का भी हो जाता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया है। तो मुझे लगता है कि वो जो क्रेज है, वो जो एक फैसिनेशन है, वो जो एक अट्रैक्शन है ग्लैमर का, वो अपनी जगह तो है ही है, उसको हम नहीं नकार सकते हैं। और एक बड़ी शिद्दत के साथ जो बात योगेश त्रिपाठी जी ने डिसिप्लिन की है, पूरा समर्पण है, वो जमीन से जुड़े हुए इतनी शिद्दत के साथ सारा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उस तरह का एक चेहरा नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ पुल करे, अपनी तरफ खींचे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का रंगमंच और सिनेमा के बीच का ये रहा है। और आज की तारीख में भी जब जब भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव करता है, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, तो ये चीजें वहां पे भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वांतो सुखाई के लिए अभी भी कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, चाहे वो इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटरी भागीदारी वाला नाटक हो,
चाहे वो नुक्कड़ फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोसेनियम फॉर्म में हो, वो अभी भी उसी शिद्दत के साथ और उसी समर्पण के साथ अपने सौंदर्य सुखाए के लिए करते हैं। लेकिन फिर बात आती है जीविकोपार्जन की। भाई सर्वाइवल के लिए, जैसे अभी मराठी थिएटर की बात हो रही थी, बांग्ला थिएटर की बात हो रही थी, उस तरह से हमारे उत्तर भारत में वो कमी, वो खामी आज भी है। मुझे लगता है जो हमारे लिए एक ज्वलंत सवाल पैदा कर रहा है कि कैसे हम उन चीजों को इस तरह से करें कि वो कारगर हो और मराठी और बांग्ला थिएटर की तरह वो भी उतना ही सशक्त हो। जी, बहुत बहुत आपका बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया इसमें डॉक्टर सोन राउत साहब, और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पहले डॉक्टर रैना से के पास आने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं। श्रोता बहुत ध्यान से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं अतुल सहाय जी का कमेंट देख रहा हूँ। हम थोड़ा आपसे असहमत हैं, वो कह रहे हैं अब बहुत से कलाकार रंगमंच से कम पर ऐसे पटल से जुड़ना चाहते हैं जहां पहचान जल्दी और ज्यादा मिले। कलाकारों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जो मतलब आपने शायद सुना नहीं मेरे ठीक से। मैं कलाकारों की बात नहीं की, मैंने ये ओवरऑल हम एक ओवरऑल रंगमंच की जिसमें कलाकार एक अंग है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कलाकारों की बात चली है, तो मैं 2 चीज़ें डॉक्टर रैना से जानना चाहूँगा, हम आगे बढ़ाते हुए। अगर और भी कोई कमेंट हो जो इसका रिलेवेंट हो तो आप वो ले सकते हैं। मैं इनसे निवेदन करूँगा। मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, जागरूकता के साथ प्रचार की आवश्यकता है। अक्सर पता ही नहीं चलता कि शहर में कब नाट्य महोत्सव हो रहा है। जी, बहुत एक वैलिड इनका भी पॉइंट है। एक श्रोता होने के नाते इन्होंने जो लिखा है। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रैना से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में, जैसे पहले एम्स हुआ करता था, केवल एक, उसमें से एक्टर्स, उसमें से डायरेक्टर्स, दूसरे लोग प्रशिक्षित निकलते हैं उसमें से, और वो आगे अपने जिंदगी की पहचान बनाने के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर स्वर्ण रावत जी ने कहा, कई लोग स्वतः सुखाय के लिए करते हैं, लेकिन हमने देखा कि आमतौर पे लोग, जैसे उन्होंने नाम लिए, मैं कई यहाँ 10-20 नाम और जोड़ सकता हूँ, ज्यादातर वो लोग फिल्मों में या टेलीविजन पे दिखे हैं। कलाकारों की बात कर रहा हूँ, लेखकों की बात कर रहा हूँ, जो प्रशिक्षित तो हुए हैं एनएसडी से, लेकिन काम कर रहे हैं फिल्मों में और ओटीटी के दूसरे माध्यम, जो भी हमारे जो विजुअल माध्यम है उसमें। तो वो समझ में आती है बात, वो समझ में आती है कि एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन और दूसरा आर्थिक पक्ष जो है उसका, वो तो साफ जाहिर है कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आए। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसमें एक अभियान चलाने की बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रैना साहब, तो क्या हमें इसके विस्तार के लिए इसके जो प्रशिक्षण केंद्र है उनका पहले विस्तार करना पड़ेगा, और वो कॉर्पोरेटराइज करें हम, प्राइवेटाइज करें हम। और क्योंकि एक सोच बहुत जरूरी है। आपने ये देखा होगा, आप सब लोग बहुत दिग्गज हो अपने अपने इसमें। एक सोच जो है वो हमने ये देखा है कि पिछले 25-30 साल से, जो भी 40 साल से, अगर हम प्रायोरिटाइज करें इसको, जो नाटक का जो एक दाहिना है या बाहिना है, वो एक बाजू एक तरफ जाता है, उसमें विषय भी कुछ बाईं तरफ मुड़ जाते हैं ज्यादा, और इसी कारण से वो कट जाता है ऑडियंस को क्या चाहिए, ये हम कैसे मालूम कर सकें। और क्या हमारे देश में और प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए एनएसडी जैसे छोटे छोटे शहरों में भी, और क्या ये कॉर्पोरेटाइज अगर हो जाए तो क्या इसका समाधान ऐसे हो सकता है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब, आपकी तरफ मैं ये चर्चा मोड़ता हूँ।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया। मैं थोड़ा बहुत अपने आप को भी और आप सभी मित्रों को भी थोड़ा-सा अतीत में ले जाना चाहता हूँ इस रूप में। देखिए, आपने जब ये शुरू में कहा कि 1970 में हमने श्रीनगर कश्मीर में रंगमंच किया है और बहुत ही सक्रियता के साथ किया है, बहुत ही जोश के साथ किया था, एक पैशन था उन दिनों। हम उन दिनों कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस समय मेरी चिंता ये नहीं थी कि मुझे आजीविका कमानी है, वो मेरा एकदम वो जोश था कि हमें रंगमंच पर काम करना है। तो किस तरह से हमने संसाधन जुटाए उसके लिए और कितनी मेहनत की और तभी ये संभव हो पाया कि हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक नीली झील जैसा नाटक कश्मीर में किया। जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस नाटक जो 4 एक्ट नाटक है, कम से कम 2 ढाई घंटे का नाटक है, वो वहां पर किया। हत्या एक आकार की जैसा नाटक किया वहां पर और पात्रता परछावां पारतोष गार्गी का नाटक किया। और ये भी सब अगर आप नाटकों के बारे में तो निश्चित रूप से आप जानते हैं, ये भी कोई ऐसे वैसे नाटक नहीं है, बहुत ही सशक्त नाटक है। और कश्मीर जैसे शहर में जहां पर लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी उन दिनों, लेकिन हमने उनको मजबूरन थिएटर में ला के उनको ऐसे नाटक दिखाए, उनमें रुचि पैदा कर ली। अब रही कलाकारों की बात जो आपने छेड़ी है, उन दिनों हमें रोजी रोटी कमाने की चिंता नहीं थी, हम पढ़ते थे, साथ में शौकिया नाटक भी करते थे। तो उन दिनों कलाकार आते थे, खुद अपने आप को वॉलंटियर करते थे, भैया रैना जी हमें रोल दे दीजिए इसमें, हम काम करना चाहते हैं इसमें। आते थे, दिन रात हम मेहनत करते थे और पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ वो नाटक और इतने बढ़िया रहते थे। हालांकि परेशानियां बहुत आती थी, चुनौतियां बहुत सामने थी, सामने संसाधनों की कमी थी, लेकिन ऐसे वैसे सब करके कोई अपने घर वालों से पैसा लेके, कोई यहाँ से लेके वहां से लेके ये नाटक होते थे। अब आपने एक बात छेड़ी कि अगर हम वर्तमान की बात देखें, अब जब आप अपने कॉलेज पूरा कर लिया, अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर ली और अपने परिवार वाले आपको कहते हैं कि भैया अब तो आपने एजुकेशन तो पूरी हो गई, अब आपको रोजी रोटी कमानी है, लेकिन आप तो रंगमंच को समर्पित है। अब आप जिस भी रंगमंच कोई ग्रुप के साथ आप ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपकी बड़ी समस्या ये है, आपके सामने बड़ी चुनौती ये है कि क्या मुझे वो ग्रुप आजीविका देगा, मुझे पैसा देगा, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी तो कम से कम 2 जून की रोटी घर पे कुछ पैसा लेके जाऊं। मैं उनको कहूंगा मैं सुबह से शाम तक 8-10 घंटे नाटक के लिए, रंगमंच के लिए दे रहा हूं, ये देखिए महीने के बाद मैं ये पैसा आपके लिए लाया हूं। ये सबसे बड़ी चुनौती है आपको। इस रूप में हम इसको यहाँ पर डेवलप अपने थिएटर रंगमंच को आजीविका कमाने के रूप में भी और रंगमंच को सस्टेन करने के, उसको सर्वाइव करने के रूप में भी नहीं कर पाएंगे। एक और अब महत्वपूर्ण आपने बात छेड़ी जो मैं कई मंचों पर अपने कार्यक्रमों में भी जैसे मेरे वरिष्ठ रंगकर्मी लोग जो आते रहे हैं, उनसे ये बार बार ये पूछता रहा हूं, क्या आपको ये लग नहीं रहा है कि इतने बड़े भारत देश में हमारे यहाँ कुछ ही गिने चुने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे जो शिक्षित करते हैं हमारे कलाकारों को, हमारे बच्चों को, ताकि वो आगे जाकर एज ट्रेन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलेंगे। देखिए मास कम्युनिकेशन में और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन में टीवी है, रेडियो है, इसके लिए बहुत सारे हैं। और आपने प्राइवेटाइज वाली बात कर ली है, तो प्राइवेटाइजेशन में खतरा बहुत बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि पैसा तो बहुत लगता है, उसमें लाखों रुपए लगते हैं और हर एक बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे आपने एक सवाल उठाया कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होके अपना ग्रेजुएशन करके निकलते ही रंगमंच पर थोड़ा बहुत समय देने के बाद वो सिनेमा में चला जाता है, क्या करेगा? एक तो उसको अपने रिकॉग्निशन चाहिए और साथ में उसको पैसा चाहिए, उसको पैसे, वो दूसरी बात है वो कितना कामयाब हो पाता वहां पर, उसका भाग्य साथ में देता, उसकी प्रतिभा साथ देती, तो वो वहां पर जम जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति, जितने बड़े हमारे सिनेमा के कलाकार हैं, आपने नसीरुद्दीन शाह साहब की बात कही, शाहरुख खान जैसे वो भी रंगमंच से थे,
आप नसीरुद्दीन शाह, वो भी रंगमंच से ही जुड़े थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो भी निकले, बहुत सारे ऐसे लोग निकले। लेकिन भूपेंद्र जी और मेरे जो अन्य गणमान्य यहाँ पर प्रतिभागी मित्र बैठे हैं, कि बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रंगमंच के साथ जुड़े रहने के बाद सिनेमा में चले गए, वहां से उनका मोह भंग हो गया और वापस थिएटर की तरफ चले आए। तो हमें मतलब हमारे प्रशासन को इतने बड़े देश में ये सोचना पड़ेगा, बहुत ही गंभीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे बहुत सारे और ऐसे संस्थान चाहिए जहां पर हम बच्चों को शिक्षित कर सकें, जहां पर बच्चे हमारे ट्रेंड होंगे और रंगमंच को प्रोफेशनली इसको ऐसे डेवलप करें पूरे देश में, तब ये समस्या हल होगी। अन्यथा आप कितना भी समय रंगमंच के लिए दे दीजिए, लेकिन आजीविका की समस्या बनी रहेगी। और रावत जी ने ये कहा कि कई लोग वॉलंटियर होके निकलते हैं, उनका पैशन है, लेकिन कब तक, जब तक कि वो रोजी रोटी भी साथ में नहीं मिलेगी, तब तक कैसे सरवाइव होगा? न वो व्यक्ति सरवाइव करेगा, न रंगमंच का वो ग्रुप सरवाइव करेगा, और न इटसेल्फ रंगमंच की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। ये बातें देखिए, ये एक ही पक्ष इसका नहीं लेना चाहिए, ये वो एक पूरे पैकेज में इसको हमें देखना चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने इस पे रोशनी डाला। मैं बेसिकली मैंने आपसे जब वार्तालाप इस बारे में शुरू किया था, तो मैंने यही बोला था कि हम किसी को ये नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी को ये सवाल नहीं उठा रहे कि आपने रंगमंच के लिए ट्रेनिंग ली और आप फ़िल्मों में चले गए, या फ़िल्मों से वापस उधर से मोह भंग हुआ, वापस आ गए। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यथार्थ को यहाँ पे इंगित करना कि हो क्या रहा है, और जनरली यही हो रहा है। मेरा आपसे ये भी एक सवाल में ये भी निवेदन था कि अगर कॉर्पोरेटाइज़ हो जाए, प्राइवेटाइज़ हो जाए, तो आपका उसमें ये कहना था कि काफ़ी पैसे लगते हैं, फीसें बड़ी हाई होंगी। तो आप देखिए, जो दाएँ-बाएँ जब हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मेडिकल पढ़ने जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या कोई और विधा में जाते हैं, तो आज या बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो लाखों रुपया वो उस पे खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई की विद्या प्रणाली पे। और आजकल लोन भी मिलते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है वो पहले जैसा नहीं रहा, ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपको भी पता है। उसमें बैंकों के लोन बड़े आसानी से मिलते हैं, और वो उनकी जो उनको जो वापस लौटाने की क्रिया होती है, वो भी बड़ी आसान कर दी है आजकल इन्होंने, बैंकों ने। तो उसमें वो चीज़ें हो सकती हैं। आखिरकार एक चीज़ को हम कितना चलाते रहें उसी हिसाब से। और दूसरा फिर मैं आऊँगा योगेश त्रिपाठी साहब की तरफ, कि जो हमारे जो कंटेंट है, अब यहाँ पे बात जब हम बात करते हैं तो जनरलाइज़ बात करते हैं। अब इसमें कोई एक आधा कोई एक्सेप्शन हो सकता है। तो कोई कहेगा नहीं जी, ये आपने क्या कह दिया, एक नाटक तो ऐसा हुआ था या 2 नाटक ऐसे हुए थे। हाँ, होते हैं, वो होते हैं। जब हम नाटक की परिकल्पना करते हैं, तो हम एक हाई लेवल का ही लिटरेचर सोचते हैं। जैसे डॉक्टर सोहन रावत जी ने कहा, रस्किन बॉन्ड, शेक्सपियर। तो वो जो उनकी जो, या और भी मतलब जितने भी प्लेराइट्स हैं पूरे विश्व में, तो हम हूबहू उसका रूपांतर करना चाहते हैं, दिखाते हैं यहाँ। कुछ ऐसा नहीं लगता, मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया मेरी नहीं, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ, खासकर योगेश त्रिपाठी जी से, कि क्योंकि ये प्लेराइट हैं, लेखक हैं, तो क्या इसको कंटेंट को अगर हम, जैसे कि मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मैकबेथ पे बनी थी मकबूल, एक लूज एडेप्टेशन था शेक्सपियर का, एक लूज एडेप्टेशन था, किरदार बदल दिए थे, परिस्थितियां बदलती थी, बैकग्राउंड बदल दिया था, अडेप्ट किया था, जैसे नाटक भी बहुत अडेप्ट होते हैं, और एक लिंगो बदल दी थी, लैंग्वेज टोटल बदली हुई थी, बैकग्राउंड बदला था, तो काफी मकबूल हुई वो पिक्चर, वो काफी सराही गई। जो है हमारे जो जनमानस में, जो जो पैरेलल सिनेमा नहीं भी देखते हैं उन्होंने भी देखी, या ऐसी कई और पिक्चरें हैं जो आई हैं सिनेमा में। तो क्या ऐसा इसमें प्लेराइट का रोल ऐसा हो नहीं सकता कि वो कंटेंट को और थोड़ा सिंप्लीफाई करे, थोड़ा उसको और आइडेंटिफाइबल करे,
ताकि जो जो हम कहते हैं कि भाई लोग नहीं आते, तो लोग तो अपने घरों में बैठे रहेंगे और हम भी वही लिखते रहेंगे, तो ऐसे ये जो जुड़ाव है ये होगा नहीं कभी, ये होगा कैसे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ अलग करने की, कुछ सिम्प्लीफाई करने की। जी, योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर हम उसे थोड़ा सा ऐसा चेंज करें कि वो लोगों के नज़दीक हमारा प्ले ज़्यादा पहुँचे या उनकी कहानी लगे, तो ऐसा मैंने पाया है कि वो ज़्यादा पसंद किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने मकबूल का ज़िक्र किया, तो बेशक उसमें एक तो एक शेक्सपियर के प्लेज़ में वो सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे तत्व होते हैं, जो भारतीय जनमानस में किसी भी फ़िल्म को या कि नाटक को लोकप्रिय बनाते हैं। उसमें हत्याएँ हैं, उसमें भूत-प्रेत हैं, उसमें चुड़ैलें हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेक्सपियर के नाटकों में हैं, जो षड्यंत्र हैं। तो वो सब हमारे जो भारतीय जनमानस है, वो भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं। तो उनके एडाप्टेशंस काफ़ी पसंद आए हैं। वो पगला राजा नीलाभ ने किया था, वो शायद ओथेलो पे था, तो वो भी पसंद आया। किंग लियर पे भी एडाप्टेशंस हुए हैं फ़िल्मों में। कुछ ऐसे नाटक हुए हैं जिन पे फ़िल्में बनी हैं, जैसे घरौंदा। घरौंदा पे फ़िल्म बनी, वो अच्छी फ़िल्मों में शुमार हुई, लेकिन कोई कमर्शियली बहुत सुपरहिट नहीं थी। तो इस तरह का ये बिल्कुल सही कहा कहा आपने कि नाटककारों को भी, लेखकों को भी इस तरफ डालना चाहिए, माने अपना रुझान इस तरफ ले आना चाहिए कि वो हिंदी नाटकों को खासकर लोकप्रिय बनाएँ। मतलब ऐसा कंटेंट रहे, जो बहुत अलग-सा या कि बिल्कुल नया-सा, ये सब ना रहे। एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और खतरा, जो आपने बात कही कि कारपोरेट्स को क्यों ना दे दिया जाए। तो ट्रेनिंग सेंटर्स तो मेरी समझ में कारपोरेट्स को देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर्स अभी मुख्य एनएसडी है, उसके बाद राज्यों में कुछ एनएसडी के केंद्र खुल गए हैं और कई जगह राज्यों के स्टेट स्कूल्स हैं, ड्रामा स्कूल्स, जहाँ सिर्फ़ 1 साल का कोर्स है। वो कोर्स 1 साल में कोई भी रंगकर्मी नहीं बन सकता है, क्योंकि रंगकर्मी बनना सिर्फ़ एक्टिंग सीखना नहीं होता है, वो मानसिक रूप से भी मैच्योर होना चाहिए। उस अध्ययन उसका अच्छा खासा होना चाहिए और वो एक्टिंग क्यों कर रहा है, सारे कैरेक्टर्स तरह-तरह के जो समाज में कैरेक्टर्स होते हैं, उनको समझना है, उनकी साइकोलॉजी समझना है, बहुत सारा इतिहास जानना होता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है एक अच्छे एक्टर को बनने के लिए। तो 1 साल का ये कोर्स कुछ भी नहीं है और कई तो ड्रामा स्कूल्स जो हैं, किसी भी तरह का सर्टिफ़िकेट ही नहीं देते हैं। वो चूँकि गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड हैं स्कूल्स, तो बच्चे आते हैं, बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं, साल भर बड़ी-बड़ी हस्तियों को, जो सिनेमा में, थिएटर से सिनेमा में जा चुकी हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, तो उनके मोहजाल में फँसे रहते हैं और उनके साथ उनके कुछ संपर्क बन जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। तो एक तो ये सर्टिफ़िकेशन का सिस्टम जो है ये सुधरे, सर्टिफ़िकेट मिले, कोई किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएशन होना चाहिए, से जितने भी ड्रामा स्कूल्स हैं और अच्छी गंभीर पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे। अब रही बात कि और क्या किया जा सकता है कि हमारे दर्शक बढ़ें, तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और इतना तो गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि हर ज़िला स्तर पर एक थिएटर हॉल हो, छोटा-सा 2 250 300 200 की कैपेसिटी का एक थिएटर हॉल, जो कि गवर्नमेंट बनवाए, हर जगह, हर ज़िला हेडक्वार्टर में होना चाहिए।
फिर छोटे कस्बों में वहाँ के लिए स्थानीय स्तर पे वहाँ भी कोशिश करें, एक कम लागत का एक थिएटर हॉल ऐसा वहाँ भी हो सकता है। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सिर्फ थिएटर हॉल नहीं बल्कि एक परिसर, करीबन 1-2 एकड़ के उसमें एक परिसर टाइप का होना चाहिए जहाँ पे रिहर्सल वगैरह भी की जा सके, जहाँ लाइब्रेरी भी रखी जा सके, ये सब। फिर वो बात जो कारपोरेट सेक्टर में देने की बात थी, कारपोरेट सेक्टर जिस रोज थिएटर को ये जान लेगा कि ये तो बहुत इफेक्टिव है, अभी तो वो इफेक्टिव नहीं मान रहा है थिएटर को, कारपोरेट जगत। जिस रोज वो जान लेगा कि ये इफेक्टिव है, उस रोज हमारा थिएटर बहुत बिगड़ जाएगा। वो एक पॉपुलर किस्म का थिएटर करने लगेगा और वो कारपोरेट्स के एजेंडे को चलाने लगेगा। फिर कारपोरेट्स को सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो उससे फायदा उठाएगा थिएटर से। हमारा थिएटर देखने के लिए पब्लिक आए, ऐसा थिएटर वहाँ पे वो करो। तो आज जो वेब सीरीज में विकृतियां आ गई हैं, वेब सीरीज के जो फार्मूला आप सब आदमी, हर आदमी समझ रहा है कि वेब सीरीज में गालियां भरो, कुछ यौन विकृतियां डालो, कुछ ये करो, वो फार्मूले हैं। एक मर्डर दिखाओ, फिर उसकी खोजबीन करो, ये सब पूरा वो सब आ जाएगा हमारे थिएटर में। तो फिर हमारा थिएटर और संकुचित हो जाएगा और उसमें कुल मिला के वो अच्छा सिग्नल नहीं होगा। तो इस तरह से अच्छी बात है कि अभी कारपोरेट्स की नज़र थिएटर पे नहीं पड़ी है, लेकिन ये 100% ज़रूरी है कि हमारा जो रंगकर्मी है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको अपने इस शौक को वो अपना रोजी रोटी अगर बनाना चाह रहा है तो उसमें ये व्यवस्था कर सके। आपसी जितने ग्रुप्स होते हैं नाटकों के किसी भी शहर में, उनमें समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे से दर्शकों की लिस्ट का आदान प्रदान होना चाहिए कि आपके नाटकों को देखने कौन लोग आते हैं, वो लिस्ट आप हमको दीजिए, उनके मोबाइल नंबर्स हमें दीजिए। उसको एक रंग आंदोलन जैसा चलाना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा करके वो सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जी, जी। किन्हीं दर्शक ने अभी कहा था कि 4 दिन के अंदर एक थिएटर आर्टिस्ट बहुत कुछ बन जाना चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और बहुत समय लगता है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा जी। आपने और कुछ कुछ आपके जी आप त्रिपाठी जी म्यूट कर दीजिए अपना माइक। मैं इस मौके पे बस हम अब अपने आखिरी चरण में आ रहे हैं चर्चा के। बहुत अच्छे और वैलिड पॉइंट योगेश त्रिपाठी जी ने भी उठाए हैं साथ में। एक उनका जो एक था कॉर्पोरेटाइजेशन को लेके, तो उनके जो खास जो डाउट्स थे वो भी उन्होंने उजागर किए, एजेंडा वगैरह। तो वो भी एक तथ्य हो सकता है, खैर हमें पता नहीं है। ये भी एक हो सकता है इस तरफ जाए। लेकिन फिर जब तक आर्थिक उसमें एक आर्थिक पंपिंग ना हो, एक इकोनॉमिक पंपिंग ना हो, तो मुझे लगता है थिएटर का जो है वो उठान जो है वो बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो काफ़ी रैपिड नहीं होगा, जिस तरह से आजकल रैपिड चीज़ें बदल रही हैं। आज का युग है एक रैपिड चेंजेस का युग, तो वो हम देख रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है जब तक आर्थिक पक्ष स्ट्रॉन्ग ना हो इसका, और वो आर्थिक पक्ष स्ट्रॉन्ग करने में सरकार जितना करती है वो तो हम आप सबने ज़्यादा देखा है, मैंने तो कम ही देखा है। आप सबको ज़्यादा पता है उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं, कितने व्यवधान आते हैं। कोई सरकार से कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट पास कराने में और कोई कुछ कराने में, या कोई आप एक हॉल ही बनाने की बात कर रहे थे या कुछ, तो वो कितना किस प्रायोरिटी पे रहता है, उनके लिस्ट में सूची कहाँ है उसकी, और फिर वो होता है नहीं होता है वो तो हम जानते ही। खैर इस मौके पे मैं कुछ कमेंट्स अगर हमें दिख जाएं तो मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि श्रोतागण कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कोई कमेंट मिल जाता है। मधु खरे जी कह रही हैं कि रंगमंच के हर पहलू पर चर्चा हुई, बहुत सुंदर कार्यक्रम
की तारीफ कर रही है। बहुत शुक्रिया मधु जी आपका। गायत्री जोशी जी भी कह रही है सार्थक गोष्ठी हो रही है और चर्चा हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक अतुल सहाय जी कह रहे हैं कि हमने रंगमंच को बदलते देखा है, जुड़ा रहा है पृथ्वी थिएटर से मान्यवर। तो ये जुड़े रहे हैं पृथ्वी थिएटर से और इन्होंने ये रंगमंच की बात कर रहे हैं जो बदलते देखा है। जी, हर एक चीज वो जो जीवंत होती है वो हमेशा बदलती है, वो स्थिर रहती नहीं। निवेदिता श्रीवास्तव जी कह रही हैं ट्रू भूपेंद्र जी, थिएटर नीड्स स्पॉन्सर्स, फाइनेंशियल प्राइवेट फंडिंग इज रिक्वायर्ड, ऐसा उनका मानना है। तो ये कह रही हैं और भी लोग जुड़े हैं जो हमारे को जो कमेंट्स दिखे हमने उनको ले लिया। गिरधर गुप्ता साहब, रंगमंच की वर्तमान स्थिति एवं उसकी समस्याओं के समाधान पर बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है और स्वागत योग्य है। बहुत आप सब लोगों का बहुत वो प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट राउंड, आखिरी राउंड में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जितने भी आपने पॉइंट बोले हैं, आप जैसे कहते हैं कि लास्ट अपने एक लास्ट वर्ड 2-2 मिनट, 2 या 2.5-3 मिनट में आप अपना एक जो आपको लगता है कि क्या तेजी से कैसे बदलाव आए और क्या हो सकता है उसमें, एक रियलिस्टिक व्यू लेके हम चले। सिर्फ जो हमारे सामने देखिए, जिसमें जो भी हमारा कोई कोई कला क्षेत्र है, सब में कोई ना कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हर एक जगह है। तो प्रॉब्लम्स तो हमने उनको तो बड़ा हमने व्याख्यान किया है यहाँ पे, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक एक करके। सबसे पहले डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँ, आप एक शिक्षक भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा 2 मिनट में, 2-2.5 मिनट में आप एक अपना कमेंट दे दीजिए, जो अगर कोई स्थिति बदल सकती है तो कैसे और क्यों करें। थैंक यू भूपेंद्र जी। खास तौर पे मैं मकबूल का जिक्र करना चाहूंगा, जो आपने मैकबेथ का एडेप्टेशन जो विशाल भारद्वाज ने किया, उसी तर्ज पे हैमलेट का कश्मीर के बैकड्रॉप पे हैदर का हुआ है और ओथेलो का ओंकारा हुआ है। तो कितना दे कुड आइडेंटिफाई कि ये हमारी कहानी है, ये हमारे बीच का है। तो वो आपने जो मुझे बोला कि आप शिक्षक भी हैं, तो मुझे लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारा हो रहा है, लेकिन स्कूल लेवल पे हमारे पास एक म्यूजिक टीचर होता है, वो इंस्ट्रूमेंटल वाला है, वो एक वोकल भी है, हमारे पास एक डांस टीचर भी होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द थिएटर? कई बार वो हुआ, कई बार नहीं हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लगता है कि नहीं भाई, अगर थिएटर का कुछ ऐसा अगर शुरू हो गया तो कुछ हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो ये कई बार हुआ, 11th और 12th या 10th, जितने भी बोर्ड वाले उनको हट करके 9th 11th में, ये मुझे लगता है कि होना चाहिए स्कूल लेवल पे। तभी इस तरह की जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल का उनके लिए एक स्कोप बनेगा। दूसरा, मैं बिल्कुल योगेश त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं। जो विकृतियां हो रही है अलग अलग तरीके से, वो सत्यम शिवम सुंदरम की बहुत जरूरत है। और जैसे कि शुरू में निवेदिता ने जो शुरुआत की थी कि 4 अलग अलग वेदों से हमारा ये 5वां वेद जो नाट्य वेद है ये निकला है, उसकी गरिमा बराबर बनी रहेगी। तभी आज के इस कोरोना काल में मैं आपसे बताऊं, चाहे वो कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाला उधर केरला साइड में, या तमिलनाडु में तमिल बोलने वाला है, या पांडिचेरी में, या कहीं पे भी, तो वहां पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या दूसरे रेपुटेड दूसरे थिएटर इंस्टीट्यूट हो स्टेट लेवल के, जैसे त्रिपाठी जी ने पॉइंट आउट किया था, ऑनलाइन में इतना तो जरूर हुआ है कि लोकल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल लेवल पे इसकी अप्रोच बनी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो नहीं आ पाते थे, वो पेरेंट्स, वो घर परिवार वाले बहुत खुश हैं, अरे ये तो हमारे घर, हमारे आसपास और हमारे उन चिल्ड्रन के साथ हम भी कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हो रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों के जरिए अगर ये चीज थोड़ा सा और मोबिलाइज हो एक आंदोलन के तौर पे, तो एक अच्छी तस्वीर रंगमंच की निकल के आएगी। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत एक वैलिड पॉइंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, जो बेसिक मूल पॉइंट है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें थिएटर को जरूर शामिल करना चाहिए, जो है नहीं। म्यूजिक टीचर भी होता है, डांस टीचर भी होता है, लेकिन पता नहीं क्या
क्या उसमें डिसीजन है, पॉलिसी क्या है कि भाई थिएटर का कोई जिक्र नहीं होता है। कभी कभार कोई एक आधे साल में एक बार या 2 साल में एक बार कोई एक आधा मंचन खेला गया तो पर ठीक है, अदरवाइज कोई खास ऐसी कोई जो रेगुलर बेसिस पे वो जरूर होना चाहिए। और दूसरा आपने जो इसका जो उसका डिसेमिनेशन कहा था कि हुआ है, और वो कुछ लेवल पे जैसे कन्नड़ जो आपने बोला और भी जगहों पे, तो वो और बढ़ना चाहिए। उससे जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण है, वो हर देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। अब मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब से कुछ अपना लास्ट वर्ड आप सर बताइए प्लीज, 2-2.5 मिनट के अंदर। जी। इस पूरी परिचर्चा में मुझे एक पॉइंट मिसिंग लगा जो अभी हमने छुआ नहीं, जो बहुत ही जरूरी है। वो है कि हमारा जो फोक थिएटर है, जो लोक नाट्य है, उसको हमें और उजागर करने की आवश्यकता है। उसको हमें और नेशनल क्या इंटरनेशनल सीन पर लाने की आवश्यकता है। पहले तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर उसको और उभारें, क्योंकि जब तक हम अपने फोक थिएटर को उसको और डेवलप न करें, उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको सामने न लाएं। क्योंकि देखिए शुरू में जब थिएटर आया, रंगमंच आ गया, तो जैसे बीच में ये बातचीत हुई कि ओपन में, खुले मैदान में रंगमंच नाटक किए जाते थे। अभी 8-10 कलाकार इकट्ठे हो गए। रामलीला तो बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे ही जो हर एक प्रांत में अपना लोकल, अपना जो लोक नाट्य है, लोक नाटक है, उसको समृद्ध करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं तो कश्मीर की ही बात करूंगा, जो हमारे वहाँ लोक नाटक है, लोक जो हमारा फोक है, बांड पत्थर, बांड पत्थर, जब तक कि वो देखिए, वो तो पहले तो कश्मीर में हर एक प्रांत में अलग अलग तरीके से बांड पत्थर का वो खेला जाता था। जाते थे वो जो कलाकार होते थे, जो लोकल कलाकार होते थे, जिनके पास अपनी शैली होती थी, जिनके पास अपने प्रस्तुत करने के अपना तरीका होता था, तो पूरे जाते थे। फिर बाद में कहीं कहीं पर फेस्टिवल्स वगैरह होते थे नेशनल लेवल पे, तो उसमें उनको लाया जाता था, जहां पर वो प्रस्तुत करते थे। अब मुझे वो थोड़ा बहुत मिसिंग लग रहा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, एक छोटी सी मिसाल है, तो बाणपत्र कहाँ रह जाएगा, ना वो कलाकार है। अब वो कलाकार भी इसलिए नहीं रहे कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, और जो उनके पूर्वज, जो उनके बड़े लोग, जो उनके घर के परिवार के लोग बाणपत्र यानी उस लोक नाटक के साथ जुड़े थे, वो नहीं रहे। कुछ गए, किसी 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 परिवार में वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब बच्चे जो आजकल है, कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ रहा है। तो इस तरह से ये किसका कर्तव्य है? अब अगर हम स्टेट वाइज, राज्य स्तर पर इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बहुत चिंता है इस बारे में, कि हमारा जो लोक नाटक है, हमारा जो फोक ड्रामा है, वो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होता जाएगा, और फिर हम हाथ मलते रहेंगे। वो संपदा हमारे पास जीवंत रूप में नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब, आपका। आपने जो बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट का जिक्र किया और उसको विस्तार पूर्वक आपने बयान किया है, जो लोक नाटक है। लेकिन शायद मैं आप मुझे सुन नहीं पाए। पहले जब प्रोग्राम की ओपनिंग हुई थी तो मैंने यात्रा का जिक्र किया था, खेला का जिक्र किया था, रामलीला का जिक्र किया था, तो वो हमने वो पहलू छुआ था। लेकिन उस पहलू पे पैनलिस्ट से बात नहीं हो पाई, क्योंकि पैनलिस्ट को तो वही कहना है जो वो कहेगा। तो वो मैंने तो वो जिक्र किया था कि उसका विस्तार जरूरी है। बांड पत्थर में, क्योंकि मैं भी कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, वहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो बांड पत्थर में जो वो रैना साहब कह रहे हैं, वो श्रोताओं के लिए बता दूं कि वो एक फोक, ऐसा फोक जिसमें हम कहते हैं जैसे एक रंग जो है उसमें ओपेरा का रंग। ओपेरा पे तो हमने बात ही नहीं। अब हम पहले रंगमंच पे, हम थिएटर की बात कर रहे हैं, तो ओपेरा तो बिल्कुल ही भूल ही गए हैं लोग। खैर, वो एक अलग बहस है, अलग विषय है, किसी और दिन आप सबको बुलाएंगे फिर से।
तो उसमें एक ओपेरा का रंग आता है, उसमें साथ में म्यूजिक है, साथ में वो कोई थोड़ा सा डांस स्टेप्स हैं। वो बांड पत्थर में हमने पहले देखा जब हम छोटे बच्चे थे, तो वो उसका विस्तार जैसे इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल उसका पिछले कई सालों से हमने देखा उनको, ना तो उन बेचारे आर्टिस्टों को कोई पूछता है और ना उस स्किल सेट को, ना उस विधा को आगे ले जाने में, क्योंकि अब कई सालों से हमारा जो प्रदेश है वो टेररिज्म से, आतंकवाद से ग्रस्त है। तो आप देखिए इस ऐसी सिचुएशन में तो कहाँ क्या होगा, क्या ही हो सकता है। लेकिन उसका कुछ लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे श्री एम के रैना साहब जो बहुत हमारे जो एनएसडी से ही हैं, वो उसमें जगह जगह जाके उन्होंने कुछ काम किया है। वो कुछ कुछ हद तक जिसको कहते हैं, लेकिन वो पर्याप्त है या नहीं है तो बेचारा अकेला चना क्या कर सकता है, वो तो आप सब समझते ही हैं। खैर, योगेश त्रिपाठी जी, आपसे आपका लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगा इस बारे में, तो ओवर टू यू सर। जी सर। सुवर्णा जी और रैना साहब दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। सुवर्णा जी ने कहा कि प्राइमरी लेवल पे थिएटर एजुकेशन होना चाहिए, और रैना साहब ने फोक थिएटर या फोक जो जगह जगह हमारे क्षेत्रों में है वो लुप्त होता जा रहा है, उसकी चिंता जाहिर की। बिल्कुल सही है। और मैं संक्षेप में लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकारों को, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, उन्हें अपनी सांस्कृतिक नीति स्पष्ट रूप से बनानी चाहिए। साथ में उसमें थिएटर को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, और जिला स्तर पर एक रंग परिसर न कहें बल्कि कला परिसर, जिला स्तर पे एक कला परिसर की स्थापना होनी चाहिए। और जाहिर है अगर नीति बनेगी तो उसमें यही होगा कि स्थानीय कलाओं को, फोक कलाओं को और नृत्य, संगीत वगैरह वगैरह जितनी भी कला के विधियां हैं, वो सब उसके प्रदर्शन के लिए वो उस केंद्र का इस्तेमाल हो। जब केंद्र बन जाता है, जब थिएटर बन जाएगा, तो जाहिर है वहां पे एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। एक हमारे दर्शक ने अभी कहा था, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे शहर में कब ये आयोजन हुआ। जब आयोजन हो जाता है तब जाके अखबारों में आता है, उसके पहले बहुत छोटी सी न्यूज आएगी, अगर आएगी तो। तो अगर ऐसे परिसर होते हैं जैसे हमारे भोपाल में भारत भवन है या रविंद्र भवन है, किसी को अगर इंटरेस्ट होता है तो वो वहां घूम आता है कि देखें शायद कुछ हो रहा हो, और वहां अगर होता मिलता है तो वहां प्रवेश करता है, अंदर पहुंच जाता है। तो एक ऐसा कला केंद्र हर जिला स्तर पे अनिवार्य रूप से हो, ऐसी एक सांस्कृतिक नीति दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से बनानी चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आपने योगेश त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और हमारे साथ रमेश रमन साहब हमारे गुरुजी हैं, और वो बहुत तारीफ कर रहे हैं। सबके विचारों की रचनात्मक विचार और विमर्श हो रहा है। बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। नवीन जोशी नवल साहब भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, सार्थक चर्चा हो रही है। कुछ और कमेंट्स मुझे अगर दिखेंगे तो मैं, पूनम शर्मा जी साहिबा जो है, बहुत सुंदर वार्तालाप, हम सबका ज्ञानवर्धन हो रहा है, ऐसा लिख रही हैं। और निवेदिता श्रीवास्तव जी कह रही हैं, वो आपसे, स्वर्ण जी से एग्री करती हैं कि देयर इज अ नीड टू प्रमोट थिएटर एट स्कूल लेवल। जी, वो आपसे बिल्कुल सहमत हैं। और प्रभा शर्मा भार्गव साहिबा जो हैं, वो लोक नाट्य को जरूरी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये जरूरी है कि लोक नाट्य को बढ़ावा मिलना चाहिए। वो आपकी बात को बिल्कुल समर्थन कर रही हैं डॉक्टर रैना साहब। और हमारे रमेश रमन साहब जो हैं, वो रामलीला के मंचन का भी यही उद्देश्य रहा है, इसलिए हर जनपद में रामलीला कमेटियां निर्धारित होती हैं। और वो उनका कहने का मतलब है कि एक पब्लिक का जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव, मेरे ख्याल से वो ये कहना चाहते हैं। कमेटियां बनने से क्या होता है कि गायत्री जोशी जी कह रही हैं, ऐसे उच्च स्तरीय कार्यक्रम के लिए युगानुगूंज धन्यवाद का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गायत्री जोशी जी। आपका हमारे साथ रहना
ये हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए। आपने कार्यक्रम सुनते हैं और पूरा सुना और हर कार्यक्रम में आप रहते हैं, आप हमारे सारे श्रोता जुड़े रहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं अपने अतिथियों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस लास्ट में कुछ 1 मिनट का समय मैं खुद से लूँगा और जो आपने बोला है, उसमें एक और विचार ऐड करूँगा, वो ये है कि बदलते समय की बदलती तस्वीर में अगर कुछ नए रंग ना भरे जाएँ, जब तक हमारे घरों में सामाजिक लेवल पे नाटकों को, थिएटर को सिर्फ एक खेला समझा जाए और वो सोच घर से इनकलकेट ना हो कि ये सिर्फ एक खेला नहीं है, ये हमारा सामाजिक और हमारा संवेदनात्मक प्रतिबिंब है और इसका उत्थान जो है हमारी रिफ्लेक्टिव इमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआत घर से होगी, अगर घरों से ये नहीं होगी, तो हम यही देखते आएँगे जहाँ पे फ्री शो होगा, वहाँ पे लोग आएँगे, जहाँ पे टिकट लगेगा, वहाँ पे लोग नहीं आएँगे और चाहे इसमें सरकार योगदान दे या स्पॉन्सर्स करे, क्योंकि सरकार के पास भी बजट्स जो हैं वो आप लोग ये समझते हैं, हम सब ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से मेरा मतलब ये नहीं था कि पूरा उसको हाथ में दे दी। सरकार अपने हाथ में रखे, लेकिन स्पॉन्सरशिप जो है, आधी स्पॉन्सरशिप एक 25% की स्पॉन्सरशिप आर्थिक जो है वो आर्थिक जुड़ाव के लिए वो उनको, जैसे हम आजकल देखते हैं हर एक क्षेत्र में, इंश्योरेंस से लेकर कोई भी क्षेत्र आप देखिए, पीपीपी चलता है, तो वो अगर इसमें भी होगा तो तब जा करके, लेकिन पहला संज्ञान हमारे घरों से होना चाहिए, हमारे घर में जो शिक्षा मिलती है उससे होना चाहिए कि नाटक का क्या महत्व है, क्योंकि शायद हम इसको महत्व को नहीं समझा पा रहे, उसमें कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस है कि हाँ ये तो ऐसे ही खेल रहे हैं, खेला खेल रहे हैं, खेला कर रहे हैं। और ये इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब, डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना साहब, योगेश त्रिपाठी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे युगानुगुंज के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब समय है विदा लेने का। नमस्कार। थैंक यू।